दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ अपनी कहानी भारत मेरा देश है। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वह जागा। आंखें खुली तो फूस की छत में उजाला चमकता हुआ दिखाई पड़ा। बाहर से आती हुई पक्षियों की कलरव सुनकर उसे सवेरा होने का एहसास हुआ। रजाई फेंककर वह उठ बैठा हुआ और दीवार के सहारे खड़ी बैसाखियों के सहारे खड़ा हो गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बूढ़े मास्टर अब्दुल रहमान जी को देखकर वह चौंक पड़ा। मास्टर जी ने एक क्षण उसकी नीरस आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, आज 26 जनवरी है सुरेश, हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। हमेशा की तरह मैं उसी प्रयोजन से तुम्हारे पास आया हूँ। मास्टर जी की दृष्टि आंखों पर लगे चश्मे के मोटे शीशे में से होकर सूक्ष्मतापूर्वक उसके चेहरे पर उतरते उतरते चढ़ते भावों को पढ़ने लगी। उनके शब्दों ने उसके अंदर सोए हुए तूफान को जगा दिया। विचारों की लहरों से अंतर्मन में उथल पुथल मचा दी। लेकिन बैसाखियों के सहारे वह स्थिर खड़ा रहा, शांत और अविचल। मास्टर अब्दुल रहमान जी ने उसे फिर पुकारा, सुरेश, क्या सोच रहे हो? अब तो अपने काले अतीत को भूल जाओ। एक दुर्घटना के साथ कब तक तुम घुट घुट कर मरते रहोगे? मेरी बात मानो और तैयार हो जाओ। आज के समय में इस गांव व देश को तुम्हारी जरूरत है। यह सुनकर उसके होठों पर फीकी मुस्कान उभर आई। बैसाखियों के सहारे वह 2 कदम आगे बढ़ा और मास्टर जी के चरणों में नजरें झुकाकर बोला, मेरे मन में आपके प्रति आज भी वही सम्मान है गुरुजी, लेकिन जो आप चाहते हैं अब मुझसे वह नहीं हो सकता है। उस दुर्घटना के साथ ही मेरे मन की समस्त भावनाएं मर चुकी हैं। आज मैं न रो सकता हूँ और न हंस सकता हूँ। मेरे जीवन में न कोई उत्साह रहा है और न कोई उमंग। आप मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। बोलते बोलते ही उसकी आवाज़ भारी हो आई। नजरें जमीन में गड़ गई। मास्टर अब्दुल रहमान जी निराशा में डूबे हुए सुरेश की मलिन छवि को देखकर कांप गए। एक क्षण उन्होंने स्वयं को भी टूटता हुआ महसूस किया, लेकिन दूसरे ही क्षण वे संभल गए। जीवन में हर दुर्घटना कोई न कोई घाव कर जाती है सुरेश, जो समय के साथ स्वतः ही भर जाता है। घावों को भर जाना चाहिए, जो उचित भी है, क्योंकि मन में जख्म लेकर जीना दूभर हो जाता है। मैं जानता हूँ सुरेश कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि जिंदगी कम ही लोगों को न्याय देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम जीना ही छोड़ दें, निराश हो जाएं और विरक्ति का दामन थाम लें। यह कहकर मास्टर जी क्षण भर रुक गए। उसकी आंखों में नजरें गड़ाकर वे फिर बोले, तुम मुझे देखो सुरेश, जिंदगी ने क्या दिया है मुझे। समय से पहले ही बीवी चल बसी और मैं आंसू बहाता रह गया। समय गुजरने के साथ धीरे धीरे वहीदा के इंतकाल का गम कम हुआ था और इकलौते बेटे की आंखों में मैं बचे हुए जीवन के सपने देखने लगा था। बहुत ही बुद्धिमान व होशियार था मेरा फजलू, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद बरसों तक की बेरोजगारी ने उसे कुंठाग्रस्त कर दिया था। धीरे धीरे उसने बोलना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। पता नहीं ऐसा कौन सा गम बैठा उसके जहन में कि एक रात वह पंखे से लटक गया था। जवान बेटे की लाश पर मैं फूट फूट कर बहुत रोया था। जीवन के अंतिम पड़ाव पर आज मैं अकेला रह गया हूँ सुरेश, लेकिन देखो, फिर भी मैं जी रहा हूँ। तुम्हारे जैसे युवकों की आंखों से
बच्चों की मासूम मुस्कान से मैं जीवन की उमंग व उत्साह चुराता हूँ और जीना सीखता हूँ। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ सुरेश, और उस स्कूल में आओ। वहाँ नन्हे नन्हे बच्चों की आंखों में तुम्हें निश्चल और निष्कपट जीवन का समंदर दिखाई देगा, जो तुम्हारे नीरस जीवन में फिर से खुशियाँ भर देगा। मैं नहीं चाहता हूँ सुरेश कि मेरा दूसरा फजलू भी उसी राह पर चले। बोलते बोलते मास्टर जी की आवाज़ भर्रा गई। हृदय का दर्द पिघलकर आंखों में भर आया। चश्मा उतार कर उन्होंने अपनी नम आंखों को पोंछा और शिथिल कदमों से स्कूल की ओर चल पड़े। अपने घर के द्वार पर वह बैसाखियों के सहारे अकेला खड़ा रह गया। थोड़ी ही देर में मास्टर जी उसकी नज़रों से ओझल हो गए। सहसा उसके हृदय में पड़ा हुआ दर्द का पिंड पिघल गया और आंखों में भर आया। उसकी दृष्टि धुंधला गई और एक बार फिर अतीत की कुछ स्मृतियां आंखों में तैरने लगी। प्रतिदिन सुबह नीली बुशर्ट व खाकी नेकर पहनकर वह तैयार हो जाता था और जैसे ही घंटी बजती थी, किताबों का थैला कंधे पर टांग कर स्कूल की ओर दौड़ पड़ता था। थोड़ी देर में वह गांव के बाहर तालाब के किनारे स्थित स्कूल में पहुंच जाता था। किताबों का थैला कक्षा में रखता और बाहर मैदान में छात्र छात्राओं की कतारों में आ खड़ा होता था। इसी समय मंच पर खड़े मास्टर अब्दुल रहमान जी की रोबीली आवाज गूंज उठती थी। सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम। शोर भरे वातावरण में एकाएक स्तब्धता छा जाती थी और तभी मंच पर खड़ी चंद्रा अपनी सहेलियों के साथ प्रार्थना गाने लगती थी। प्रार्थना समाप्त होते ही वह मंच पर चढ़ आता था और अपना दाहिना हाथ आगे उठाकर प्रतिज्ञा बोलने लगता था। भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। बोलते बोलते ही उसकी वाणी ओजस्वी हो उठती थी। चेहरे पर तेज उभर आता था और हृदय से छूटा फूटा हुआ देश प्रेम आंखों में छलछला आता था। प्रतिज्ञा पूरी होते ही मास्टर अब्दुल रहमान जी मंच पर चढ़ आते थे। वे छात्र छात्राओं को संबोधित करते, मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिज्ञा के बोलों को अपने जीवन में ग्रहण करना सीखो। शब्दों की इन चार पंक्तियों में ही हमारे जीवन का गहरा सार निहित है। सुरेश कुमार से शिक्षा लो। इस नन्हे से बालक की आंखों में बसे हुए देश प्रेम को पढ़ना सीखो। मुझे उम्मीद है कि बड़ा होकर ये बच्चा इस गांव का नाम रोशन कर देगा। समय समय गुजरता रहा, उम्र बढ़ती गई और उसकी प्रतिज्ञा के बोलों में भी निखार आता गया। स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर जब स्कूल के मैदान में सारे गांव के लोग जमा होते, तब उसकी आवाज़ का महत्व और भी बढ़ जाता था। वह पूरी गंभीरता के साथ प्रतिज्ञा के शब्दों को बोलता था। उसकी आंखों में उमड़े हुए देश प्रेम को देखकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसके मुख से निकला एक एक शब्द लोगों के दिलों में गहराई तक उतर जाता था और उदासीन हृदयों में भी देश प्रेम जागृत कर देता था। मास्टर अब्दुल रहमान जी की आंखों की चमक बढ़ जाती और गदगद होकर वे उसे गले लगा लेते थे। मिडिल स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद उसका गांव का स्कूल छूट गया था। अब वह मंडी के स्कूल में पढ़ने जाने लगा था। गांव से कई लड़के वहां पढ़ने जाते थे। वह 7 किलोमीटर का लंबा रास्ता संपन्न घरों के कुछ कुछ बच्चे साइकिलों से जाते थे, उसकी तरह अधिकतर पैदल ही जाते थे। गांव का स्कूल छूट गया था, परंतु उसके प्रति मास्टर अब्दुल रहमान जी का स्नेह नहीं छूटा था। अब वे हेडमास्टर बन गए थे।
15 अगस्त व 26 जनवरी के दिन वे उसे स्कूल में अवश्य आमंत्रित करते थे। मंच पर उस लगे माइक पर जब उसकी ओजस्वी वाणी गूंजती तो स्कूल के मैदान में उपस्थित जन जन के मन में देश प्रेम हिलोरे भरने लगता था। उस वर्ष जब वह 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ था, तब पूरे गांव में उसका नाम हो गया था। मंडी के स्कूल में वह तीसरे स्थान पर रहा था। माँ व बाबा खुश हो गए थे। मास्टर अब्दुल रहमान जी के साथ गांव के कई प्रतिष्ठित लोग उसे बधाइयाँ देने घर आए थे। खुशियों के इन दिनों में अचानक एक खबर ने उसे दुखी कर दिया। शहर में चंद्रा का रिश्ता हो गया है, जल्दी ही विवाह होने वाला है। चंद्रा उसे बहुत अच्छी लगती थी। बचपन से ही वह उसे चाहता था, परंतु कभी भी अपने मन की बात उसके सामने प्रकट नहीं कर सका था। यह खबर सुनकर उसका मन अजीब सी पीड़ा से छटपटा उठा। वह दौड़ा और चंद्रा के सामने जा खड़ा हुआ था। बोलो सुरेश, क्या बात है? तुम क्या कहना चाहते हो? चंद्रा का प्रश्न बार बार उसके कानों में टकराता रहा। उसकी दृष्टि चंद्रा की आंखों में अटक गई थी। हृदय की धड़कन तेज हो गई थी। चंद्रा के सामने उसकी जबान खुल नहीं सकी थी। अपने मन की बात को मन में ही दबाए वह वापस लौट पड़ा था। कुछ दिनों के बाद ही चंद्रा का विवाह हो गया था और वह गांव से विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। चंद्रा गांव में नहीं रही तो उसके अंदर विरक्ति भर आई थी। वह मायूस हो गया था। चंद्रा की स्मृतियों के सहारे ही कई दिनों तक गांव में इधर उधर भटकता रहा था। फिर उसने स्वयं को संभाला था और पढ़ाई में मन लगाने का प्रयास करने लगा था। एक सुबह माँ बाबा की बातें सुनकर वह काम गया। बाबा माँ से कह रहे थे, कंचन, एक बुरी खबर सुनी है। चंद्रा और उसका पति कश्मीर की सैर करने गए थे। कई जंगल में आतंकवादियों ने उनकी बस रोककर सारे मर्दों को गोलियों से उड़ा दिया है। अभी तो हाथों की हल्दी मेहंदी भी नहीं छूटी होगी। बेचारी चंद्रा विधवा हो गई है। बाबा की ये बात सुनकर वह विचलित हो उठा था। चंद्रा के प्रति उसके मन में सहानुभूति उमड़ पड़ी थी। इन्हीं दिनों स्कूल की लाइब्रेरी के अखबार में उसने एक विज्ञापन देखा, सेना में भर्ती। विज्ञापन को उसने सूक्ष्मता से पढ़ा, फिर स्वयं को देखा। दुबला पतला लंबा शरीर, गहरे रंग की हरी वर्दी पहने, कंधे पर राइफल उठाए, सीमाओं पर तैनात भारतीय सैनिक की कर्मठ छवि उसकी आंखों में उतर आई। मन ही मन उसने सेना में भर्ती होने का निश्चय कर लिया। सेना में भर्ती होकर वह चंद्रा के पति के हत्यारे आतंकवादियों से भी बदला ले सकता था। यह बात दिमाग में आते ही उसके अंदर हर्ष की लहर दौड़ गई और वह जयपुर जाने की तैयारी करने लगा। सेना के भर्ती दफ्तर में लड़कों की विशाल भीड़ जमा हो गई थी। कोई कह रहा था, लोगों में गजब की देशभक्ति जागी है। कोई कह रहा था कि ये देश में बढ़ती बेरोजगारी का परिणाम है। लोगों की बातों को वह समझने का प्रयास कर ही रहा था कि भीड़ में अचानक भगदड़ मच गई। लड़के इधर उधर भागने लगे, गोलियां चलने लगी। जान बचाने के लिए वह भी दौड़ने लगा। तभी पीठ पीछे से एक गोली उसकी दाईं टांग में आ लगी थी और वह वहीं ढेर हो गया था। सुरेश, अचानक किसी की पुकार सुनकर स्मृतियों का प्रवाह टूट गया। अतीत से निकलकर वह वर्तमान में लौट आया और सामने चंद्रा को खड़ी देखकर चौंक पड़ा। चंद्रा, तुम कब आई ससुराल से? मैं आज ही आई हूँ सुरेश। गांव में आकर तेरे बारे में मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ सुरेश। समझ लो एक बुरा सपना था जो निकल गया। तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। स्कूल का मंच आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।
चंद्रा की बात उसके हृदय में उतर गई। वह छटपटा उठा। चंद्रा, देश के दुश्मनों से बदला लेने के लिए मैं सेना में भर्ती होने गया था, परंतु पीठ पीछे से आकर लगी मेरी टांग में लगी उस गोली ने मेरे हृदय को भी छलनी कर दिया है। मुझे इन बेसाखियों के सहारे खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया है। आज मैं न रो सकता हूँ और न ही हंस सकता हूँ। अब मैं वह नहीं कर सकता हूँ जो तुम चाहती हो, जो मास्टर जी चाहते हैं। तुम मुझे क्षमा कर दो। वह मुड़ा और उसकी तरफ पीठ फेर कर खड़ा हो गया। चंद्रा के सांवले चेहरे पर गहरा विषाद उतर आया। कुछ कुछ क्षणों तक वह शांत खड़ी रही, फिर शिथिल कदमों से चलते हुए वह स्कूल की ओर चली गई। स्कूल के मैदान में विशाल भीड़ जमा हो गई थी। छात्र छात्राओं की लंबी लंबी कतारों के सामने मंच पर मास्टर अब्दुल रहमान जी शांत खड़े थे और गांव के सरपंच विजय सिंह जी सभा को संबोधित कर रहे थे। भीड़ में खड़ी चंद्रा बार बार गांव से आने वाले रास्ते की ओर देख रही थी। भाषण समाप्त होने के बाद झंडारोहण हुआ था और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बालिकाएं राष्ट्रगीत गाने लगी थी। तभी चंद्रा की नज़र सुरेश पर पड़ी। बैसाखियों के सहारे वह स्कूल की ओर आ रहा था। अपने प्यारे शिष्य को देखकर मास्टर जी गदगद हो गए। वे आगे बढ़े और उन्होंने मंच पर सुरेश का स्वागत किया। सम्मान के साथ वे उसे माइक पर ले गए। बैसाखियों के सहारे सुरेश कुछ क्षणों तक शांत खड़ा रहा, फिर उसकी नज़रें सामने लहराते हुए तिरंगे पर जा टिकी। आंखें चमक उठी और उनमें पानी छलछलाया। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और माइक पर उसकी ओजस्वी वाणी गूंज उठी। भारत मेरा देश है, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ।